स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे आगे शो में। और इस बीच अगर आपके भी कुछ सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डेट फंड्स पर जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है उसके बारे में। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही घोषणा हुई है कि डेट, गोल्ड और फॉरेन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर जो लॉन्ग टर्म गेन पर मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो अब खत्म होने जा रहा है। इनफैक्ट खत्म हो चुका है और 1 तारीख से ये लागू भी हो चुका है। डेट फंड में निवेश को कम से कम 3 साल तक बनाए रखने पर ये लाभ मिलता था, बट अब वो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब नए नियम जो आए हैं वो क्या कह रहे हैं, और इस समय आपके दिमाग में भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी डेट म्यूचुअल फंड को लेकर और उसमें होने वाले फ़ायदों को लेकर। वहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टैक्स बेनिफिट उस पर क्या मिल रहा है, उसके सामने और कौन कौन से विकल्प हैं जहाँ पर अब कि आप नज़र रख सकते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुजीत बांगर, फाउंडर taxbuddy.com। सुजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई थी और पर्सनली मुझे भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो मुझे भी इस चर्चा के दौरान काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो कि आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो नए रूल आए हैं, नए नियम आए हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। Thank you, Pooja, for inviting me. And see, always see in taxation में क्या होता है कि अनसर्टनिटी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है, बरोबर। तो अभी क्या हुआ था कि इन द मंथ ऑफ मार्च, और मार्च का महीना होता है वो सेविंग का होता है, ऑलवेज टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का, राइट। और फाइनेंस बिल जब फाइनेंस बजट जब प्रेजेंट किया था ऑनरेबल वित्त मंत्री निर्मला मैम ने, उस समय ये चीज इतनी लाइट में नहीं आई थी। मतलब इट वाज नॉट सो मच, स्पॉटलाइट वाज नॉट ऑन दिस एस्पेक्ट। अचानक जब फाइनेंस बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, और फाइनेंस बिल पास होने के बाद ये नया अपडेट न्यूज में आ गया। एंड द नया अपडेट वाज रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ दिस डेट म्यूचुअल फंड। एंड इमीडिएट अनसर्टनिटी से पैनिकनेस में कन्वर्जन हुआ। रीजन ये था कि अभी तक जो डेट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं उसका बेस्ट पार्ट क्या था। मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए डेट म्यूचुअल फंड में, एनी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एनी फंड में मैंने इन्वेस्ट किया। और मैंने अगर अगर सपोज 3 साल बाद या 4 साल बाद मैंने वो रिडीम की इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट में रिडीम करता हूँ तो मेरा अगर 14 लाख का मेरा ये कॉर्पस हो गया। जो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था वो अगर 14 लाख का मेरा कॉर्पस हो गया, हाइपोथेटिकल। तो जो 4 लाख जो मेरा गेन होता था, वो 4 लाख का गेन प्रैक्टिकली इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेशन करने का बेनिफिट मुझे मिलता था। मतलब नॉर्मल गेन होगा 14 लाख सेल, 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 4 लाख गेन। बट इंडेक्सेशन के कारण क्या होता था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन से मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 10 लाख थी वो रीवर्क होती थी। तो अगर मैंने 2000 फॉर एग्जांपल 2000, अभी 2023 चल रहा है, तो मैंने मार्च 2023 में एक इन्वेस्टमेंट बेची, और वो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी मार्च 2019 में। तो 21, 22, 23 3 साल हो गए उस इन्वेस्टमेंट को मुझे। तो जो 10 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट की थी मार्च 2019 में, उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से फैक्टर किया जाएगा, और वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट उसके बाद मे बी 11 लाख या 10,50,000 आफ्टर इंडेक्सेशन हो जाएगी, राइट। सो दैट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मेरा सेल वैल्यू क्या हो गया उस मेरे डेट म्यूचुअल फंड का, 14 लाख। तो 14 लाख में से जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस होती थी। तो मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न जो होता था 4 लाख का, लेकिन रियल रिटर्न होता था लेस देन 4 लाख। और उसके ऊपर भी टैक्स पड़ता था स्पेशल रेट 20 रेट से। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट था। ये बेनिफिट अभी चला गया। अभी क्या होगा, 14 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं। एक फर्स्ट लॉस, फर्स्ट निगेटिव एस्पेक्ट। सेकंड निगेटिव एस्पेक्ट वाज दैट कि टैक्स रेट मेरे स्लैब रेट से स्टार्ट होगा।
तो अगर मैं 25 लाख 17 लाख 18 लाख 25 लाख में सैलरी है और इनका टैक्सेबल इनकम है, मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो स्ट्रेट अवे उसके ऊपर 30% टैक्स पड़ेगा। सो ये दो एस्पेक्ट्स वेयर वेयर मोस्ट हर्टिंग इसमें, तो इसके कारण वो पैनिकनेस आ गया था मार्च के महीने में। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, पहले जो नियम लग रहा था वो भी हमने आपको समझाया, जो कि काफ़ी फायदेमंद था, लेकिन अब वो जो फ़ायदा मिल रहा था डेट म्यूचुअल फंड में, वो अब कहीं ना कहीं हट चुका है। तो अब ऐसे में सुजीत जी, अब क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट हट चुका है, तो उस केस में डेट म्यूचुअल फंड्स वो अब कितने आकर्षक रह गए हैं, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड में अभी भी बने रहना चाहिए? सी, इन्वेस्टमेंट में दो ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी हम्म। इन्वेस्टमेंट एंड एक डेट और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। तो हम्म। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में हम बॉन्ड्स में जाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, ऐसे वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हम्म। इसमें बेसिक कैटेगरिकली प्री दिस अमेंडमेंट, बिफोर दिस अमेंडमेंट, हम्म। कैटेगरिकली जो डिफरेंस था वो एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में था। अगर हम ओके। डिफरेंस अगर हम समझे तो हमें ये हम्म। आंसर मिलेगा कि अभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसा लेना है। तो मैं हम्म। फिर से आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने राइट। मार्च 2019 में 10 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिए, और हम्म। उसी समय मैंने मार्च 2019 में 10 लाख रुपए मैंने एफडी की, राइट, ठीक है। एफडी की। अब इसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट आप 10% का समझे, 10% एफडी पे इंटरेस्ट कोई देता नहीं, बट जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम्म। एफडी पे अगर 10% का इंटरेस्ट है तो एक साल के बाद 10 लाख पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख, हम्म। राइट। तो एक साल के बाद मेरा इंटरेस्ट हो गया 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 1 लाख इंटरेस्ट। बट राइट। पॉइंट क्या होगा कि मेरा जो 1 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से 10% टीडीएस होगा। हम्म। इफ आई एम इन टैक्सेबल ब्रैकेट 10% टीडीएस होगा। राइट। तो हम्म। 10% ऑब्वियसली तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो मेरा ही टैक्स है, बट हम्म। रियल डैमेज इज टू कंपाउंडिंग, एंड हाउ इट हैपेंस आई विल हम्म। टेल यू। तो दस हम्म। लाख का मेरा 10,000 का मेरा टीडीएस होगा, तो नेट जो इंटरेस्ट मुझे एक्रू होगा वो 90,000 का होगा। तो 10,000 मेरा डिडक्ट हो गया टैक्स, और वो मैं हम्म। इनकम टैक्स का क्रेडिट में ले सकता हूँ। तो हम्म। जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर मेरी इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट होगा, तो मेरा हम्म। कॉर्पस कितना हो गया? ओरिजिनल हम्म। इन्वेस्टमेंट 10 लाख की, और जो इंटरेस्ट आया था 1 लाख, उनमें से 10,000 चला गया टीडीएस में, बचा 90,000। तो हम्म। 10,90,000 विल बी द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल के पहले दिन में मेरा कॉर्पस होगा 10,90,000। हम्म। हम्म। इसी समय इसी को आप बॉन्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में आप देखिए। अगर मैंने हम्म। 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया था डेट म्यूचुअल फंड में, और सेम सेम रेट ऑफ रिटर्न देखिए, 10% का रिटर्न है ऐसा समझिए आप, तो एक साल के बाद मेरा कॉर्पस कितने से बढ़ गया? 1 लाख से बढ़ गया। हम्म। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स मेरा 10 लाख का जो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था वो हो गया 11 लाख। ओके। और उसके ऊपर टीडीएस नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। डेट म्यूचुअल फंड में जो ओरिजिनल जो लॉ था उस हिसाब से उसका टैक्सेशन रिडेम्पशन पे होता है, राइट। हम्म। एफडी जैसा एक्रुअल बेसिस पे ईच ईयर टीडीएस नहीं होगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ठीक है। टीडीएस नहीं होगा। तो एक साल के बाद मेरा कॉर्पस कितना हो गया? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 1 लाख हम्म। रुपीज रिटर्न 11 लाख। तो नेक्स्ट ओके। ईयर मेरा जो कंपाउंडिंग स्टार्ट होगा, राइट, नेक्स्ट ईयर का जो 10% का रिटर्न के लिए जो कैलकुलेशन मेरा स्टार्ट होगा, वो हम्म। एफडी में स्टार्ट होगा 10,90,000 से 10%, और डेट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट होगा 11 लाख से 10%। ओके। तो यू अंडरस्टैंड हम्म। हाउ वी आर लूजिंग राइट। ऑन कंपाउंडिंग इन एफडी। इट हम्म। विल हम्म। कीप ऑन गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सही दूसरे बात। साल भी एफडी पे जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर 10% टीडीएस हो रहा है, लेकिन बॉन्ड हम्म। या डेट फंड में हम कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं हो रहा। तो एवरी हम्म। ईयर टीडीएस, बिकॉज ऑफ टीडीएस वी आर किलिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो एफडी पे ये टीडीएस के कारण ट्रू। कंपाउंडिंग का जो जर्नी है ना वो कहीं पे हैम्पर हो रहा है।
एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग, वो बेस्ट थिंग दैट वाज सबसे अच्छी चीज थी रिगार्डिंग डेट म्यूचुअल फंड। अभी क्या होगा, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हम हमेशा भूल जाते हैं। जब ये मार्च में जब डिस्कशन हम कर रहे थे ना टैक्सेशन का, तो अभी अभी सिर्फ एक चीज का लॉस हुआ है, वो है टैक्सेशन का। कि टैक्सेशन 3 साल के बाद जो 20% से टैक्स होता था विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो मैंने पहले आंसर में बोला, वो अभी हाँ गया है। अभी क्या होगा, हाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 30% से टैक्स होगा, राइट। हाँ लेकिन ये जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो तो डेट म्यूचुअल फंड में चलता ही रहेगा ना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट। राइट एंड ये कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्यों अल्टीमेटली दोनों एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में अगर टैक्स रेट सेम हो गया अभी, तो एट पार आ गए, एज फार एज टैक्सेशन कंसर्न एट पार आ गए एफडी एंड डेट म्यूचुअल फंड। लेकिन बिकॉज ऑफ टीडीएस के कारण जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हार्म हो रहा है एफडीज में, वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड में हैम्पर नहीं होगा। तो कंपाउंडिंग का लॉजिक टैक्सेशन पे सेम है, कंपाउंडिंग पे डेट म्यूचुअल फंड अहेड है। तो अगर आप बोले रिटर्न्स के बारे में बोलेंगे, तो डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर मुझे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, तो मैं डेट म्यूचुअल फंड को सजेस्ट करूंगा, ना कि एफडी को सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मेरा टैक्सेशन आफ्टर मार्च के अमेंडमेंट के बाद भी, क्योंकि मेरा जो कंपाउंडिंग है वो हैम्पर नहीं होगा डेट म्यूचुअल फंड में, ऑब्वियसली। लेकिन राइट इसमें तो और एक बात है, और एक जी बात है पूजा, कि ये इतना जी जी सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क अपेटाइट मैटर करेगा। किसी को बहुत सेफली प्ले करना है, तो पीएसयू बैंक में एफडी इज द बेस्ट वे। इट डजंट मैटर कि आपको टैक्स कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। तो अल्टीमेटली रिस्क अपेटाइट भी मैटर करेगी। बट रिटर्न्स आप सो देखेंगे, कंपाउंडिंग देखेंगे, तो डेट म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा अभी आफ्टर दिस अमेंडमेंट आल्सो एफडी से अच्छे ही रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखिए इंडेक्सेशन बेनिफिट तो हट गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो मिल ही रहा है। और जैसा कि हम कहते हैं कि मार्केट में निवेशित रहिए, डेट के ज़रिए या फिर एसआईपी के ज़रिए, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो अभी कहीं नहीं गया है, तो उसका फ़ायदा आपको अभी भी मिल सकता है। बाकी हम आगे और भी चर्चा करेंगे इस पर, और जो कैलकुलेशन अभी आपको सुजीत जी बता रहे थे उसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर इंडेक्सेशन चला भी गया है तो भी एफडी के मुकाबले कितना फ़ायदा आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। तो इसके अलावा भी सुजीत जी बताइए कि अगर टैक्सेशन फ्रंट पर बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड्स को और क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाह रहे हैं। डेट म्यूचुअल फंड में हालांकि ज़्यादा रिस्क तो नहीं होता है, काफ़ी कम होता है अगर रिस्क एपेटाइट की बात करें तो। बट अभी भी आपने जो कंपाउंडिंग की बात की, वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, टैक्स पेयर्स उठाना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, किन किन बातों का ध्यान दें? क्योंकि ये नियम आने के बाद वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि डेट म्यूचुअल फंड अभी भी अट्रैक्टिव रहा है या नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि मैं जो डेट म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, इमरजेंसी फंड। तो मुझे जो राइट। इमरजेंसी फंड के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मैं डेट फंड्स में डालूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट कभी भी 3 साल के ऊपर जाने वाला ही नहीं है। ये 1 साल के लिए है, 1.5 साल के लिए है, राइट। 1 साल के लिए, डेढ़ हाँ। साल के, मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए। जब मैं शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, तो फिर इसके ऊपर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आने वाला था पहले। शॉर्ट टर्म कैपिटल, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो कभी इंडेक्सेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तो इंडेक्सेशन तो पहले भी नहीं था। शॉर्ट टर्म करेक्ट। कैपिटल गेन पे तो रेगुलर टैक्स रेट जो है वो लगता है। तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म होराइजन का मेरा गोल है, शॉर्ट टर्म होराइजन का उन्हें 6 महीने के लिए डाल इन्वेस्ट करना है, 1 साल के करना है, 1.5 साल के लिए करना है, शॉर्ट टर्म मेरा होराइजन है, तो फिर ये न्यू अमेंडमेंट इज अ प्रैक्टिकली इज अ नॉन इशू, कोई नॉन इशू है, करेक्ट। उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इट बिल्कुल। इज एज गुड एज ओल्ड ओल्ड सिनेरियो कंटिन्यूज। शॉर्ट टर्म, और मोस्ट ऑफ द डेट फंड की इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। डेट फंड में हम
मतलब रेयरली इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो अगर डेट फंड में हमारा कोई गोल ऐसा है कि जिसमें मुझे हम्म। वोलेटिलिटी नहीं चाहिए ऑफ इक्विटी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्टेनिटी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और मैं डेट फंड में जा रहा हूँ, तो फिर और 3 साल 4 साल तक मेरी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इन दैट केस ये टैक्सेशन का इम्पैक्ट हमें वर्कआउट करना है, सो दैट पोस्ट टैक्स रिटर्न कितने हैं वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो गोल अचीवमेंट के कैलकुलेशन में आइन मौके पे कोई मिसहैप नहीं होगा। अपार्ट ओके। फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कि कुछ नई चीज है जो देखने की जरूरत है फॉर इन्वेस्टर while planning this debt mutual fund investment. बिल्कुल। ठीक है, तो डेट म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको निवेश करना है फिर तो सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ फिर अप्लाई ही नहीं होगी इंडेक्सेशन का। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो भी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि अभी अन्य चर्चा में, इसके पहले चर्चा में हमने समझने की कोशिश की। सुजीत जी, ये तो हुई डेट फंड्स की बात और उसमें टैक्सेशन का कैलकुलेशन, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ये आपने हमें बताया। इसके अलावा और कौन कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिसको कि एक टैक्स पेयर जिसकी तरफ देख सकता है? कुछ और विकल्प बताइए, क्योंकि कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन टैक्स बचाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए और कौन कौन से ऑप्शंस और विकल्प बचे हुए हैं अब? सी अगर अगर रिस्क ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है और कोई हम्म। सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना है, तो देर आर मेनी गुड ऑप्शंस, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके ओके। कारण आपका कंटिन्यूअस सेविंग भी होता है, अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं, राइट। हम्म। टैक्स सेविंग भी होता है, तो अलोंग विद दैट आप आपका एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑप्शन है। मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ एनपीएस ऑप्शन, क्योंकि एनपीएस में क्या होता है कि एक मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स का एक टिंच है उसमें, इसके कारण आपको रिटर्न्स भी थोड़े अच्छे मिलते हैं, और एट द सेम टाइम आपको टैक्स सेविंग में भी बहुत बचत होती है, क्योंकि एटीसी का जो लिमिट है 1,50,000 का, उसके हम्म। बियॉन्ड आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस में। तो मेरा एटीसी का ओके। बजट 1,50,000 का अगर लिमिट मेरा कवर हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मोस्ट 50,000 मोर इन्वेस्ट कर सकता हूँ एनपीएस में, और एनपीएस के कारण रिटर्न्स भी अच्छे अराउंड अबव एवरेज रिटर्न्स आते हैं, एंड एक रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी अच्छा है, तो एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है। एंड प्रोविडेंट फंड जो है वो ट्राइड एंड सिक्योर ऑप्शन है, कि आपको अगर सेफली जाना है तो पीएफ इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। वन थिंग आई वांट टू टेल इज दैट कि डेट फंड्स में जो है ना, जो सेफ्टी है, हम्म। सेफ्टी का जो एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट किया था कि डेट फंड्स में तो एक एक थोड़ा सेफ्टी होता है, एक माइंडसेट में आता है कि सेफ है डेट फंड्स, बट लेटली ऐसा नहीं रहा। जैसे कुछ हम्म। इंसिडेंट्स हुए पिछले 4-5 साल में, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बाद, और हाँ। सम फ्यू इंसिडेंट्स जो हुए हैं, उसके कारण अभी डेट फंड्स के बारे में भी थोड़ी सी एक डाउट या एक अनसर्टनिटी इन्वेस्टर्स के माइंड में है। तो क्योंकि मैं आफ्टर दिस अमेंडमेंट आई वाज डिस्कसिंग विद सम ऑफ माय कलीग्स, तो उनका एक ही पॉइंट आया था कि आप पीएसयू के एफडीज को डेट फंड से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों? बोले वो सेफेस्ट है, उसको सोवरिन गारंटी है। एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है, एफडीज को सोवरिन गारंटी नहीं होती। वी नो कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इंश्योर है, वी ऑल नो, बट एक माइंडसेट होता है कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी कर रहा हूँ, तो एक सेफ्टी है कि कुछ भी होगा तो हाँ। विल बी टेकन केयर ऑफ, ये होता है। तो हम्म। इसलिए जो सेफ्टी देखता है ना, वो रिटर्न्स को प्राइवेसी नहीं देगा, राइट। बिल्कुल सही तो बात है। ये हाँ, तो ये जो फैक्टर है सेफ्टी का और रिस्क एपेटाइट, और वो सही भी है, मतलब अल्टीमेटली वी वांट पीस ऑफ माइंड। हम अननेसरी कुछ वाइल्ड कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहिए जो हम विच वी कैनॉट सस्टेन और विच वी कैनॉट अंडरस्टैंड। तो इसमें एडवाइजेबल ये है कि किसी एक्सपर्ट के साथ बैठे, किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठे, और प्रॉपरली अपने गोल्स प्लान आउट करें। फिक्स इनकम के अपने हम्म। रिटर्न्स कितने चाहिए, सेफ्टी के अपने कैसे, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं कि उसमें 5% प्लस एंड माइनस भी हमें वी कैनॉट अफोर्ड, तो उस हम्म। राइट, तो अकॉर्डिंगली वी शुड
प्लान द इन्वेस्टमेंट, और उसमें टैक्सेशन शुड बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वी इन्वेस्ट फॉर गोल, हम इन्वेस्ट करते हैं गोल अचीवमेंट के लिए, हम टैक्सेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते. टैक्सेशन इज इंसिडेंटल. तो जब हमारे पास शॉर्टलिस्ट करते हैं दो इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करने, तो दोनों में जो जो टैक्स इफिशिएंट है, आई शुड सजेस्ट, आई शुड राइट. इन्वेस्ट. बट टैक्सेशन शुड नॉट बी द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्ट. प्राइमरी, करेक्ट, वो होना भी नहीं चाहिए. आप जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके गोल्स को ध्यान में रख के होनी चाहिए. आपके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपके रिस्क एपेटाइट हैं, उनको ध्यान में रख के होनी चाहिए. टैक्सेशन तो काफ़ी बाद में आता है, पहले अपने निवेश को प्लान कर लीजिए, और टैक्स उसके बाद आप अपने आप देखेंगे कि उसमें सेव हो ही जाती है, सेविंग आ ही जाती है, क्योंकि सरकार ने अब इतने सारे एवेन्यूज़ खोल दिए हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि वो टैक्स प्लानिंग भी उसी में हो ही जाती है. तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया आपने. जिस पे ट्रस्ट है, जितना रिस्क आप उठा सकते हैं, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग कीजिए. ये एक राय. अच्छा, एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा इसी को लेकर, क्योंकि हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, कैपिटल लॉस की बात कर रहे हैं. काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने देखा है कि कैपिटल गेन टैक्स को कम करने के लिए उसके सामने कैपिटल लॉस दिखाने की कोशिश की जाती है. इस तरीके को आप कैसा मानते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुझे अगर 2 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, और मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसा स्टॉक है कि जो स्टॉक मैं बेचूंगा तो मुझे अगर 2 लाख का लॉस हो रहा है, राइट, सपोज, तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग बोलता है कि आप वो बेच दो, लॉस बुक करो, और इस गेन के हाँ. अगेंस्ट आप एडजस्ट करो. तो सिंपली इट हाँ. इज टैक्स हार्वेस्टिंग इन करेक्ट. अ सिंपल, इट्स नॉट सो सिंपल, बट एक कॉमन लेमैन अंडरस्टैंडिंग में ये इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं. See, frankly, I feel कि ये सारी चीजें, ये these are like a playing with fire. तो हम again it comes, ये हम we common citizens who invest for our goals, तो उसमें ये टैक्सेशन और ये टैक्सेशन का प्लानिंग, और हम कोई इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और लॉस बुक करेंगे, तो ये सारी चीजें पर्सनली आई फील इज लाइक प्लेइंग विद फायर. तो इससे बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना है. अगर हमें कोई किसी इन्वेस्टमेंट में कोई बिग गेन आ रहा है, उसके कारण बिग टैक्सेशन इंपैक्ट आ रहा है, और उसी समय हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी उस इन्वेस्टमेंट कुछ लॉस में गया होता है, कोई कोई इन्वेस्टमेंट होता है उसमें लॉस दिख रहा है, एंड हमें एग्जिट भी करना है उससे, तो मैं नेक्स्ट ईयर एग्जिट करके उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा मैं आज अगर एग्जिट करूंगा तो गेन के अगेन सेट अप कर सकूं. करेक्ट. राइट. सो इट शुड बी लाइक दिस, कि अगर मुझे कोई गेन आ रहा है, उस समय कोई स्क्रिप्ट है या कोई मेरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मेरा लॉस आ रहा है, और मैं उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता ऑन मेरिट बेसिस, मैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लॉस नहीं बुक करना चाहिए, तो दैट इज सुसाइडल. आई फील इट्स नॉट एडवाइजेबल. इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर. तो क्योंकि अगर मैं होता है लॉस बुक कुछ लोग, करना जी, चाहता हूँ कुछ तो लोग देन करते इट्स हैं फाइन. ऐसा. हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि टैक्स बचाने के चक्कर में आप अपना इन्वेस्टमेंट ही आप विड्रॉ कर लेते हैं, आगे की सोचते ही नहीं है. ये काम नहीं करना चाहिए. बहुत प्लानिंग के साथ आप इसको करिए. इसको टैक्स हार्वेस्टिंग टर्म कहते हैं. प्लानिंग के साथ इसको करिए. जेन्युइन कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस दिखाइए, और अपने गोल को कॉम्प्रोमाइज़ करके, सैक्रिफाइस करके इस तरह का फ़ायदा लेने की कोशिश ना करिए. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर. चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं. कुछ दर्शकों के भी सवाल हमें मिल रहे हैं, और इस बीच ये यूएस से हमें सवाल भेजा है एमके जैन जी ने. ये एनआरआई हैं, यूएस में सेटल्ड हैं, और इनके फादर ने इनको $1.5 लाख करीब कुछ गिफ्ट भेजा हुआ है. अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी लगती है, सिंस इट्स अ गिफ्ट. आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? सी, वो खुद एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, तो वो नॉन रेसिडेंट है तो उनका कोई भी इनकम जो इंडिया में एक्रू और अराइज हो जाता है, वो इनकम टैक्सेबल होगा. राइट. सो अभी उनको इंडिया से उनके फादर से एक गिफ्ट मिला है, 1,50,000 यूएसडी का. नाउ ब्लड रिलेशन से जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है, दैट वी ऑल नो. सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है, इट विल बी 100% टैक्स फ्री. इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, बिकॉज वो उनके पिताजी से उनको मिला है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा. और सेकेंडली, द टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ फादर. तो
उनके पिताजी $1.5 लाख उनको दे रहे हैं, तो उनको ये इंश्योर करना है कि उनके पिताजी इंडिया में रेगुलर टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो $1.5 लाख इंडिया से उनके पिताजी यूएस को भेज रहे हैं, वो $1.5 लाख उनके रिपोर्टेड इनकम के एक्यूमुलेटेड सेविंग से है। जो उन्होंने इनकम टैक्स को जो रिपोर्टेड किया है इनकम रेगुलरली, उसके एक्यूमुलेटेड सेविंग से 1,50,000 है, उतना सिर्फ उनको इंश्योर करना है। और थर्ड चीज कि इन सब का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो कुछ एक दो साल के लिए साथ में रखिए। कोई भी क्वेरी आती है तो रेडी हो, आपके हैंडी आपके साथ होना चाहिए। आपके पिताजी के इनकम टैक्स रिटर्न्स आप निकाल के रखिए, बैंक स्टेटमेंट्स का टैली कीजिए और एक्यूमुलेटेड बैलेंस टैली कीजिए। जस्ट अपने पास ये रखिए, सो दैट कोई क्वेरी आता है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। बट टैक्सेशन ओके। इम्पैक्ट दोनों साइड पे नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय जैन साहब आपके लिए। इतनी कुछ टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि आप भी एनआरआई हैं, और 3-4 सिनेरियो भी हमने आपको बताया। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इतनी सवालों को अभी शामिल कर पाएंगे। बट सुजीत जी, थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए इस टॉपिक पर। और भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट अहम जानकारियाँ आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब अगले भाग में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के थैंक लिए यू। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।